तो आपका 119 यानी कि 119th क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैम मुबारक हो आपको, आप 119वें क्वेश्चन तक पहुंच गए। तो इससे एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल बनता है कि जब इतने आंसर लिख दिए तो मतलब अपने आप से ही फील होने लगता है कि यार कुछ तो कर रहे हैं ज़िंदगी में, मतलब रिगार्डिंग प्रिपरेशन कुछ तो चल रहा है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न, ये आगे क्या लिखा है मैम आपने, वेस्टर्न? क्राइसिस सर, वेस्टर्न क्राइसिस ओके, ऑन इंडिया। ठीक है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न क्राइसिस ऑन इंडिया एंड सजेस्ट वे फॉरवर्ड, कि मतलब क्या क्या जो है वो वेस्टर्न क्राइसिस फेस कर रहे हैं। तो ठीक है, ऑनगोइंग वेस्टर्न क्राइसिस हैज़ अ मल्टी फेसिड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, जियो पॉलिटी एंड कल्चर। ओके, आप मैम इसमें ठीक है, शॉर्टेज इन ट्रेड, शॉर्टेज इन ट्रेड नहीं होगा मैम, शॉर्टेज वर्ड नहीं होगा, कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड के रिगार्डिंग से वर्ल्ड ट्रेड लिखो यहाँ से। इम्पोर्ट कैन बिकम डिफिकल्ट एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस कैन लीड टू एक्सपेंसिव गुड्स एंड इंक्रीज इन्फ्लेशन। ऑलमोस्ट ठीक है। आप देखो यहाँ पर जहाँ पर आपने ये पॉइंट लिखा ना यहाँ पे कि शॉर्टेज, इसकी जगह आप क्राइसिस इन इंटरनेशनल या ग्लोबल ट्रेड आप लिखोगे। फिर आप ग्लोबल ट्रेड जब लिख रहे हो तो देन उसके बाद तीन तीन आपके कीवर्ड बनेंगे यहाँ। सबसे पहला बताओगे इन्फ्लेशन हो रही है, तो इन्फ्लेशन जैसे कि जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज है उनके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। और टैक्सेस और टैरिफ इंक्रीज हो रहे हैं। और थर्ड आप पॉइंट लिख सकते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म का भी डाल सकते हैं यहाँ पे पॉइंट, कि जो आपका इकोनॉमिक नेशनलिज्म है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जिसमें हम देख रहे हैं अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बचाने के लिए, अपनी इंडिजिनियस इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो है वो टैरिफ एंड टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो वो पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आवाज़ मेरी क्लियर है, धीरे तो नहीं लग रही? नहीं नहीं सर, ठीक है। रोज की तरह ही लग रही है ना, नॉर्मल? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। देन उसके बाद इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑफ आर्म्स, मिलिट्री एक्सपेंडिचर या डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर लिखो यहाँ पे, डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है। फिर आप बता सकते हैं कि रशिया, यहाँ पर एज एन एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ईरान का एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा जो है वो डिफेंस के ऊपर खर्चा कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो ऑलमोस्ट अदर सेक्टर पे वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा। थ्रेट टू इंडियन डायस्पोरा, दिस इज पॉइंट गुड, ये हेडिंग सही है। देखो ये थ्रेट लिखा है ना, थ्रेट टू इंडियन डायस्पोरा, ये अच्छा पॉइंट है, इंडिया सेंट्रिक पॉइंट, दिस इज गुड। और इंडिया के रिगार्डिंग ही पूछ रखा है, तो आर्म्स में आप बता सकते हैं कि एक्सपेंडिचर हमारा भी इंक्रीज हुआ है डिफेंस में। हम जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है वो खरीद रहे हैं। ठीक है, और जनरली एक वॉर चल रखी है बिटवीन रशिया एंड यूएसए विद रिस्पेक्ट टू द आर्म्स, कि कौन कितने ज़्यादा बेचेगा, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन उसका बाद इंडियन डायस्पोरा का थ्रेड क्या है, तो आप बता सकते हैं इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री हैविंग इंडियन नेशनल्स इन फॉरनर फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, एंड दिस क्राइसिस कैन लीड टू थ्रेड। मैम देखो, आपको स्पेलिंग में तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, हैंड राइटिंग में। अब ये THR ही लग रहा है, THRAT लग रहा है, ये EAT नहीं लग रहा थ्रेड। तो आपको स्पेलिंग के रिगार्डिंग काम करना पड़ेगा। सेफ्टी, SAFETY, ठीक है, सेफ्टी के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। एंड सिक्योरिटी ऑफ NRIs, ऑलमोस्ट ठीक है, NRIs ठीक है। इंडिया हैज़ मतलब डायस्पोरा। फिर आप ना यहाँ पे एग्जांपल लिखो ऑपरेशंस का, कि भारत ने ऑपरेशंस, बहुत सारी जो ऑपरेशन जैसे यूक्रेन में लॉन्च किया था, या फिर कोई और ऑपरेशन आपके माइंड में आता है तो आप उसको यहाँ पर एज एन एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फिर भारत सरकार ने उसके रिगार्डिंग इनिशिएटिव भी क्या ले रखा है वो भी आप साथ में बता सकते हैं। कल्चरल एक्सचेंज, इट कैन अफेक्ट द पीपल टू पीपल कनेक्शन बिटवीन इंडियंस एंड वेस्टर्न पीपल। देखो अब देखो क्या, अब देखो यहाँ पे आपको खुद लग रहा है ये डबल ही है। हाँ जी सर जी। हाँ, तो मैम ये फिर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग, ये थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि वेस्टीन हो गया, वेस्टीन हो गया, ये वेस्टीन। तो ये एक चैलेंज रहता है। कल्चरल एक्सचेंज वाला जो पॉइंट है इसमें आप बता सकते हैं थ्रेट टू कल्चर या सोसाइटी, तो उस तरह से बता सकते हैं, क्योंकि हमें क्राइसिस का इम्पैक्ट बताना है। तो इम्पैक्ट में कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो कैसे पड़ता है इम्पैक्ट? अभी क्या है कि एक बार इंडियन वहाँ से आ गए, यूक्रेन से आ गए, तो बहुत मैक्स सपोज दैट कि 50 इंडियन यूक्रेन से आए, अभी नेक्स्ट टाइम वहाँ 10 भी नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है भाई वॉर लग रखी है, तो इससे दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इफेक्ट होते हैं, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। टूरिस्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, वेस्टर्न क्राइसिस विल अफेक्ट द टूरिस्ट काउंट फ्रॉम द वेस्टर्न नेशंस विच इज सिग्निफिकेंट टू टूरिस्ट सेक्टर। पॉइंट जेन्युइन है, अच्छा है कि टूरिज्म सेक्टर पर इफेक्ट पड़ा है, तो टूरिस्ट नहीं लिखना, इफेक्ट ऑन टूरिज्म सेक्टर।
और कैसे आप बताओगे कि हमारे यहाँ पर जो वेस्टर्न नेशंस जो जो टूरिस्ट आते हैं अभी एज पर द रिसेंट वेस्ट क्राइसिस वो डिक्रीज हुआ है, वो कम हुआ है। तो वो आप यहाँ पर डाटा फैक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आपको टूरिस्ट की जगह टूरिज्म सेक्टर में लिखना है क्राइसिस या इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म सेक्टर। फॉल इन एफडीआई, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इकोनॉमिक पॉइंट आपने जैसे ये लिखा ना कि फॉल इन एफडीआई, तो ये अच्छा पॉइंट है। इम्पैक्ट ऑन एफडीआई लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि इम्पैक्ट एफडीआई पे क्या रहता है। तो फॉरेन जो आपके यहाँ पर क्या है, एक्सपेंडिचर एक्सपीरियंसेस एक्सपेंड, एंटरप्रेन्योर्स। हमें तो एंटरप्रेन्योर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। देखो फिर NTER नहीं है फिर यहाँ पे। एंटरप्रेन्योर्स विल abstain from the setting up business in India which can lesser लेसन। लेसन इंडिया लेसन। लेसर लेसर। अब तो देखो आप खुद ही एन बोल रहे हो उसको। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉल इन एफडीआई से आप सीधा लिख सकते हैं कि अभी क्या है कि अगर वेस्टर्न रीजन में क्राइसिस लग रखा है तो इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं कर रहे, वो लोग वहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वॉर को फंड करे। तो जो एक्सपेंडिचर बाहर होना, जो आपका इन्वेस्टमेंट बाहर होनी चाहिए वो उन्हीं में ही इन्वेस्ट हो रहा है। तो जब वहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक कंसर्न है। तो अगर वो अपने वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक इसराइल की गवर्नमेंट है, तो इसराइल गवर्नमेंट भारत में इन्वेस्ट करने चाह रही थी कोई प्रोजेक्ट, लेकिन वेस्टर्न क्राइसिस की वजह से वहाँ पर नहीं कर सकती। प्लस आप यहाँ पे आपने सारे पॉइंट्स वो लिख दिए जो भारत बाहर से भारत में कनेक्ट कर रहे हैं। जो बाहर जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो पॉइंट आपने नहीं ऐड किए। जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट जैसे लेबनान या फिर अदर कंट्रीज़ में हो रखी है, तो अगर वहाँ पर कोई कंट्री अटैक कर रही है तो दैट मीन्स हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट हो रहा है। जैसे ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान में हमारा जो है वो छबहर पोर्ट है, तो भारत ने वो पोर्ट बनाया है भाई। अब अगर वहाँ पर अटैक हो रहा है, उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो नुकसान तो भारत सरकार का होगा। वहीं भारत अगर वेस्ट एशिया में जो है या फिर अगर वेस्टर्न रीजन हो गया, वहाँ पर अगर भारत ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ भारत ने रोड बना रखे हैं, वहाँ भारत की बड़ी बड़ी कंपनी है, और अगर उन कंपनियों को नुकसान होता है तो दैट मीन्स भारत सरकार का नुकसान। तो ये भी आप बता सकते हैं पॉइंट, ये भी आप लिंक कर सकते हैं वेस्टर्न क्राइसिस के इम्पैक्ट में। देन आपने सुजेशंस वे फॉरवर्ड, मैम आपको मैंने कितनी बार कहा है आप नेक्स्ट पेज पे क्यों नहीं जाते हो? सर मैंने एक क्वेश्चन एक पेज पे मतलब एक पेज पे एक क्वेश्चन लिख दिया ना, दूसरे पेज पे अगला क्वेश्चन लिख दिया था पहले ही। मैम तो ये आपको मैंने कहा है ना कि 150 वर्ड में आपको यहाँ तक लिखना है, इतना स्पेस छोड़ो अब। एक पेज और 1.5 होना चाहिए 150 के लिए। आप मैम HAS की तैयारी कर रहे हो अब, अलाइड ड्यूलेट नहीं मैम, HAS जिंदाबाद। देखो तो इसमें फिर आपने वे फॉरवर्ड मिस कर दिया ना, कि वे फॉरवर्ड भी लिखने थे तो आपने आधा आंसर तो लिखा ही नहीं। सुजेस्ट हाँ वे जी सर। फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में आप बता सकते थे भारत को जो है वो पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, ताकि भारत को कोशिश करनी चाहिए कि पीसफुली सारे इश्यूज को सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी, वे फॉरवर्ड भूल गई लिखो मैं। इसमें वे फॉरवर्ड, भेजो मुझे फिर, और जो सारी गलतियां मैंने बताई ये भी एड्रेस करो, दोबारा लिखो इसको आंसर को, कोई बात नहीं, लिखो आप इस आंसर को आज दोबारा। ठीक है, बेशक 121वां नंबर डाल ओके देना सर। उसमें। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन फॉर इंडिया। वेयर इज मैप? मैं अब तो भूल गई सर। Indo-Pacific region cover all nations and islands surrounding either the Indian Ocean and the Pacific Ocean। ये सही है यहाँ तक, मतलब यहाँ तक तो सही है। अंडरलाइन करना था इसको, अंडरलाइन भी करना जरूरी है। द रीजन होल्ड्स immense significance both strategically and economically। this is line good, ये line भी सही है। it is strategically important for trade and business, BUSINESS, ठीक है, with China, US and other important western countries। ठीक है। देखो अब आपकी लाइन आप ध्यान से पढ़ो, इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस नहीं होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, या बिजनेस पे लिखते हो सिर्फ, विद चाइना, यूएस एंड अदर इंपॉर्टेंट वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी इज क्रूशल पार्ट, मैरीटाइम सिक्योरिटी इज क्रूशल पार्ट विटल फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। अभी क्रूशल और विटल का दोनों का मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है, तो आप एक वर्ड लिख सकते हैं दोनों में से, विटल या क्रूशल। कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट एनहांस इंडियाज कनेक्टिविटी थ्रू सी रूट्स एंड हेल्प इन एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग इंडस्ट्री। तो मैम इन द इज तो आप लगाते ही नहीं हो।
तो ये इन एज अमार इन इन द तो मैंने मैम देखा ही नहीं कहीं आपने लगाया हो, इसमें भी नहीं है। देखो ऊपर से ये जो जरूरत थी द रीजन आपने यहाँ पे कहीं कहीं पे लिखा है, बट बहुत रेयर आप लिखते हो। इट एनहेंसेस इंडियाज कनेक्टिविटी थ्रू सी रूट्स एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ports and the ports and shipping industry. Energy security, the region have major sources of energy, the region have major sources of energy resources, the region have major energy resources like oil and natural gas. मेजर सोर्सेज हटाओ, ये नहीं आएगा। इंडिया द रीजन हैव मेजर सोर्सेज एनर्जी सोर्सेज लाइक ऑयल एंड गैस, ठीक है, एक्सेट्रा, विच इज सिग्निफिकेंट टू इंक्रीज लिखने थे ये। हाँ जी सर। हाँ तो पूरा तो लिख देते हैं, इंक्रीज एनर्जी डिमांड, ठीक है, विच इज सिग्निफिकेंट टू फुलफिल एनर्जी डिमांड, फुलफिल आएगा सिग्निफिकेंट की जगह। इंडो पैसिफिक रीजन इज इंपॉर्टेंट इन फॉरेन पॉलिसी, इन इंडो पैसिफिक रीजन इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड एम टू प्रमोट इट्स विजन फॉर, ये क्या है, फ्री एंड ओपन फ्री एंड इंडो। ओपन इंडो पैसिफिक एंड कंट्रीब्यूट टू द रीजनल स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है मैम, अप्रोच तो अच्छी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, इससे ये क्लियर होता है कि आपने आंसर बिना देखे लिखे हैं। जब आंसर बिना देखे लिख रहे हो, आज गलत लिखोगे, कल गलत लिखोगे, परसों गलत लिखोगे, एक दिन तो सही लिखोगे ना। और जिस हाँ जी सर। जिस एक दिन सही लिख दोगे ना आंसर, उसके बाद फिर सही ही चलेंगे, फिर गलत नहीं होंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छी अप्रोच लगी कि आपने आंसर जो है वो बिना देखे लिखना शुरू कर दिया। Write a note on the simultaneous election. Government of India envision one nation, one election in the upcoming election. Under the scheme, elections for member of parliament and the legislative assembly of all states will be conducted simultaneously. Under the scheme, under one nation, one election. अभी स्कीम पे मत जाओ, ये स्कीम नहीं है कोई नहीं। अंडर वन नेशन वन इलेक्शन, मेंबर मतलब अंडर वन नेशन वन इलेक्शन, इलेक्शंस यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो आपके एमपी एमएलए है उनके इलेक्शन एक साथ होंगे, यानी कि लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स लिखने की जरूरत नहीं है मैम, यहाँ पर सिंपल रहेगा, पता चल जाता है कि हेल्ड कैन बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, दिस इज क्लियर। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फ्रॉम 1951 टू 1967, ओके। हाउएवर, फिर आप यहाँ पर लिख रहे हो ना, अब लिखो इसको, हाउएवर दिस साइमल्टेनियस इलेक्शन नॉट न्यू फॉर इंडिया, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन इंडिया from 1951 to 1967, but breakdown due to the this continuity, but this system collapsed due to the, yeah, but this system disrupt due to the collapsing of government, state governments। तो आप ये पॉइंट यहाँ पर आपने कोशिश अच्छी की है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अ कमेटी अंडर द प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद was constituted by the central government, ठीक है, which submitted report in 2024 and accepted by the central government, and the recommendation accepted by the central government, ठीक है, to conduct simultaneous election in phased manner, this is also good, okay। there are some features of this scheme नहीं होगा मैम, there are some features of, ओके ठीक है, फीचर्स ऑलमोस्ट, चलो ठीक है, देयर आर सम फीचर्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन विच विल बी बेनिफिशियल टू पोटेंशियल फॉर सेटअप अ कंट्री, ठीक है। सीओयू मैम, स्कीम ही नहीं है सर ये, वन नेशन वन इलेक्शन। मैम इट इज नॉट अ स्कीम, हम्म, वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम थोड़ी ना है मैम, फिर क्या है सर? ये तो एजेंडा सरकार का इनिशिएटिव है एक तरह से, मतलब इनिशिएटिव भी नहीं कह सकते हम इसको, ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सरकार का कदम है, मतलब एक तरह से ये कि हमें करना है। स्कीम तो होती है ना सरकार जो लॉन्च कर रही है, ये तो पूरा अमेंडमेंट होकर आएगा सब कुछ। अच्छा, हाँ, ओके सर। स्कीम लिखना थोड़ा सा आउटडेटेड लगेगा बस, ये और कुछ नहीं है, सिंपल साइमल्टेनियस इलेक्शन लिख दो। इट विल it will reduce cost of conducting elections every year of देखो, it will reduce cost of conducting election, that is enough, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद डाटा ऐड करो, every year of state where every year of state and will have some time to prepare, politicians can focus on the legislation rather than campaigning for election every year। अब देखो क्या है ना कि ये आपका सेकंड पॉइंट है फिर एक तरह से, क्योंकि ये दोनों का मेल नहीं खा रहा आपस में। इट विल रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, आप एग्जाम्पल बताओ कैसे।
कि अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर कम होगा, ऐसा ऐसा कुछ आप यहाँ पे बता सकते हैं। इट कैन इम्प्रूव द इलेक्शन पार्टिसिपेशन, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ये रहेगा। आप यहाँ पर वोटर्स वाला लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि वोटर टर्न काउंट इंक्रीज होगा। इट विल रिड्यूस द इलेक्शन वर्क ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है ये पॉइंट सही है। और ठीक है, एट द सेम टाइम द स्कीम कैन हिंडर ऑनगोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स, ये आप नेगेटिव में बता रहे हो यहाँ से पॉइंट। कनेक्टिव लाइन गुड, आपने कनेक्ट करना सीख लिया मैम, दिस इज ऑल्सो गुड। इट नीड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वोटिंग मशीन्स, ठीक है, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। इट कैन लीड टू डोमिनेशन ऑफ नेशनल पार्टीज ओवर द रीजनल पार्टीज, दिस इज ऑल्सो गुड। ठीक है, हायर सेंट्रलाइजेशन एंड फ्यूडल एंड फेडरल सिस्टम कैन बी हार्म्ड, ठीक है। अभी क्या कर रहे हो, ड्यू टू द हायर आप लिखो ना यहाँ पे, क्योंकि देखो ये तो दोनों ही फैक्ट हो रहे हैं, नहीं तो आप लिखो ड्यू टू हायर, आपका कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस इलेक्शन सेंट्रलाइजेशन को जो है वो इंक्रीज करेगा, तो जिसकी वजह से जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो इफेक्ट होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है ड्यू टू हायर सेंट्रलाइजेशन, ड्यू टू लिखना है यहाँ पे। ओके, साइमल्टेनियस सिलेक्शन, फिर देखो यहाँ पे कनेक्टिव लाइन आपने कैसे बनाई है। दस विल मेकिंग द स्कीम ऑन द ग्राउंड इट शुड बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन with ensuring safety and security concern, the scheme will help government toward unity and enhance the sense of nationalism and democratic form of government, या democratic nationalism भी आप लिख सकते हैं। अभी क्या है यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है ऊपर, ठीक है। देर इज़ नो डाउट साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो आपका एक तरह से गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू प्रमोट फेयर इलेक्शंस, बट वी नीड टू इम्प्लीमेंट द इनिशिएटिव, we need to implement simultaneous election in a manner to promote transparency and accountability and to ensure a free and just आपका जो इलेक्शन कमीशन है या जो आपका पूरा का पूरा इलेक्शन सिस्टम है वो, उस तरह से आप इसको फाइनल यहाँ पर बना सकते हैं। ओके सर। 112, वाइल डिसआर्मिंग द इंडियन क्या लिखा है, वाइल डिस्कसिंग, सॉरी, डिस्कसिंग द हाँ इंडियन जी। डायस्पोरा in different countries under their role in India's development. Indian diaspora spread across the globe with significant to shaping India's development and contributing to expand their Indian values worldwide. United States is the home of the largest diaspora population. As per the report of Indian diaspora, is as per the report of the United Nations Population Fund, UNFPF, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, उसको लिखो यूएनपीएफ को यहाँ पे। इंडियन डायस्पोरा इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 35.4 मिलियन इन 2024, ठीक है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वेरियस सेक्टर, रेमिटेंसेज, India is one of the top India is one of the top recipient of foreign remittances globally, which help in boosting household income to the families back home in India and added to the country's foreign exchange reserve. This is also good, nice approach. मैम पता है क्या है, देखो मुझे ये बात क्लियर हो रही है कि आप जब अभी अभी आप आंसर लिखने शुरू करते हो ना, आप थोड़ा सोच ले रहे हो, मतलब अभी सोच कर लिखना शुरू कर रहे हो, ये आपका एक प्लस पॉइंट चल रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडियन डायस्पोरा एडवोकेट फॉर द इंडियाज इंटरेस्ट एंड कैन अट्रैक्ट फॉरेन बिजनेसेस टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है, इन्वेस्ट इन इंडिया, बस इतना काफ़ी है, इससे आगे नहीं लिखना। अगर आपको लिखना है तो फिर नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन वाला, स्किल एंड नॉलेज एंड ट्रांसफर, दिस इज गुड। दे हैव ब्रिंग बैक they bring back valuable knowledge and expertise which can help further Indian to innovate ideas. अभी यहाँ पर आप साइंटिफिक लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारे साइंटिस्ट है जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय होने का एक कंसेप्ट यहाँ पर लिंक करता है। कल्चरल एक्सचेंज इन डायस्पोरा कैन एंड प्रोपोगेट एंड शेयर रिच culture of India worldwide that will promote India's value and tradition, Indian values and traditions, ठीक है। These are some of the contributing factors that Indian diaspora is significant, टी खा गए, significant, significance भी लिखते आप तो ई खा गए, in various sectors, in a sense Indian diaspora serves as a bridge between India and the world, thus strengthening Indian diaspora can lead to become India's a global economy एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री आप यहाँ पर लिखते तो ज़्यादा बेटर रहता, जो हमारा डेवलप्ड कंट्री का विजन है 2047 का, एक वो आप यहाँ पर ऐड करते तो सही रहता। सेकंड, उसके बाद क्या है कि आप यहाँ पे चैलेंजेस लिखते हैं कि स्टिल देयर वर चैलेंजेस, इंडियन डायस्पोरा का शेयर तो है लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है, देन उसके बाद आपके वे फॉरवर्ड रहते और फिर आपका आंसर कंप्लीट होता। और इसमें
यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के रिगार्डिंग आपने देखो इंट्रोडक्शन में तो डाटा अच्छा ऐड किया है, रेमिटेंसेस का डाटा आपको ऐड करना चाहिए था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर यहाँ पर आप एक और बता सकते हैं कि जो आपके फॉरेनर्स हैं या इंडियन डायस्पोरा में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत में जब, तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर आप अलग से पॉइंट एक बता सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए भी हेल्प कर रहे हैं। कल्चर के साथ आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बता सकते हैं, और टूरिज्म वाला पॉइंट भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते थे तो ज़्यादा बेहतर रहता। रेस्ट ऑलमोस्ट आप मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है आपके आंसर्स में, कमी सिर्फ रेगुलर आंसर लिखने में रह रही है। सर इसमें जैसे रोल पूछा था ना सिर्फ